Parliament. Parliament is the heartbeat of democracy. Parliament appoints the president. Parliament runs the country. Parliament removes the prime minister. Parliament affects your life. Parliament decides the fate of the nation. Parliament does this. Parliament does that. Seems like Parliament is some superpower body having unlimited powers. But is it so? Hey everyone, my name is Alka, and today we're gonna continue our series of Indian Parliament, which we have been continuing from the last two episodes. So let's begin. So, what Constitution? Constitution वो सोर्स है जो हमारी पार्लियामेंट को पावर देती भी है और उसकी पावर को लिमिट भी करती है. In this video, let us look at the parts of the parliament provided by the constitution. Firstly, the law making power. आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 हमारी पार्लियामेंट को लॉज बनाने की पावर देती है, जिसके अकॉर्डिंग 3 लिस्ट हैं: यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जिसमें सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी एट्सेट्रा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाती है. स्टेट लिस्ट हैव सब्जेक्ट्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लोकल लॉज, पुलिस एट्सेट्रा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज बनाती है. जबकि कॉन्करेंट लिस्ट हैव सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, क्रिमिनल लॉज, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिल के लॉज बनाती हैं. सेकेंड इज द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर द गवर्नमेंट. Article 75 of the Constitution says that the Council of Ministers is collectively responsible to the lower house of the Parliament, that is, to the Lok Sabha, and the Parliament can question the ministers with the help of some tools जैसे कि no confidence motion, censure motion, adjournment motion, or and can demand explanations for their actions. Now, the Prime Minister and the Council of Ministers hold the office as long as they enjoy the confidence of the Lok Sabha. Third is the financial power. Article 110 defines the money bill. That money bill can only be introduced in the Lok Sabha. And Article 112 says that the annual budget is presented in the Parliament. Fourth is the judicial power. According to Article 61 of the Constitution, Parliament can remove the President. But President के लिए हम टर्म रिमूव की जगह impeachment का यूज़ करते हैं. एंड द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिमूव करने के साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकती है, जो कि आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में दिया हुआ है. नाउ द इमरजेंसी पावर्स. आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 इमरजेंसी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट को डिफाइन करती है, जिसमें 3 तरीके की इमरजेंसीज डिफाइंड हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 में है, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में गिवन है. नाउ let us look at the qualifications and the disqualifications according to the Representation of People Act 1951, जो कि पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया है. ना द क्वालिफिकेशंस. पहली क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो. सेकेंड, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी रिजर्व्ड सीट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा है, तो ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, इधर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. नाउ द डिस्क्वालिफिकेशन. पहला, ही मस्ट नॉट हैव कमिटेड एनी इलेक्शन ऑफेंसेस या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस. दूसरा, ही मस्ट नॉट हैव गॉन फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years, 2 or more than 2 years. Third, he must have filed proper account of his election expenditure before the Election Commission of India. Fourth, he must not be the director
किसी भी उस कॉरपोरेशन में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 25% से ज़्यादा है। फिफ्थ, he must not have been dismissed by the government for the corruption or the disloyalty to the state. Sixth, he must not be convicted for promoting the enmity between the two groups. And finally, he must not be punished for practicing the social crimes जैसे कि untouchability, sati, etc. And in matters पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ फाइनल एंड ही टेक्स द ओपिनियन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ द डिस्क्वालिफिकेशंस बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन विच इज़ mentioned in the 10th schedule of the constitution. Now according to this, the grounds of defection, there are 4 grounds of defection. जैसे कि पहला, कोई भी मेंबर जिसने अपनी मेंबरशिप जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे उसने मेंबरशिप ली है, अगर उसको वॉलेंटरली गिव अप कर दिया तो ही स्टैंड्स टू बी डिस्क्वालिफाइड. दूसरा, अगर इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी जो भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी किसी टॉपिक पे कोई डायरेक्शन देती है कि हमें इस पर्टिकुलर फेवर में या अगेंस्ट में ही वोट करना है, अगर ही वोट्स उसके अगेंस्ट, तो ही स्टैंड्स टू बी डिस्क्वालिफाइड. अदरवाइज ही हैज़ टू गिव 15 day प्रायर नोटिस टू हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी. थर्ड, कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ही स्टैंड्स टू बी डिस्क्वालिफाइड. फाइनली, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months, then he stands to be disqualified. Now this question of disqualification on the grounds of defection is not decided by the president as was the case before, बल्कि इसमें जो डिसीजन है is decided by the presiding officers of the 2 houses, that is speaker in the case of Lok Sabha and chairman in the case of Rajya Sabha, and this decision is subjected to the judicial review. Now let us look at the conditions जिनकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है पार्लियामेंट में. There are 5 conditions. First is a double membership. Second is the disqualification. Third is the absence. Fourth is resignation. And fifth is the other such cases. पहला, let us look at the double membership. According to double membership, अगर कोई मेंबर सेम टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर इलेक्ट हो गया है, तो 10 दिन के अंदर ही शुड हैव स्पेसिफाई कि वो किस हाउस का मेंबर रहना चाहता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा. अदरवाइज उसकी सीट राज्यसभा में वेकेंट कंसिडर की जाएगी. सेकेंड, कि कोई भी सिटिंग मेंबर, एक हाउस का कोई भी सिटिंग मेंबर अगर दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो उसकी सीट फर्स्ट हाउस में वेकेंट कर दी जाती है. थर्ड, अगर कोई भी मेंबर एक ही हाउस के 2 सीट से इलेक्ट होके आता है तो ही शुड ऑप्ट फॉर 1 सीट, अदरवाइज उसकी दोनों सीट को खारिज कर दिया जाएगा. फोर्थ, अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में अपॉइंट हो जाता है तो ही शुड रिज़ाइन फ्रॉम हिज सीट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days, नहीं तो उसकी सीट पार्लियामेंट में वेकेंट कर दी जाएगी. नाउ दीज वर द 4 conditions जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है ड्यू टू द डबल मेंबरशिप. नाउ डिस्क्वालिफिकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एब्सेंस, अकॉर्डिंग टू एब्सेंस, अगर कोई भी मेंबर 60 days से ज़्यादा बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लगातार एब्सेंट होता है तो उसकी सीट पार्लियामेंट में वेकेंट कंसिडर की जाती है. फोर्थ इज द रेजिग्नेशन. नाउ द मेंबर्स कैन गिव देयर रेजिग्नेशन टू देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिस्पेक्टिवली, दैट इज टू द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड टू द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा. और अगर उनकी एप्लीकेशन को दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिस्पेक्टिवली अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हिज सीट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेकेंट. Now the other cases is
अगर इलेक्शन को ही नल एंड वॉइड कंसिडर कर दिया जाए तो द वैकेंसी इज क्रिएटेड. सेकेंड, इफ द मेंबर इज expelled. And third, if he is elected as a president, vice president, or governor, he is his seat as a member of the parliament is considered to be vacant. Now that's all for the video. Thank you everyone.